नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 17 अक्टूबर को नवरात्र के पहले दिन जिस मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया, उसकी ताकत सामने आना शुरू हो गई है। मिशन के तहत अभियोजन अधिकारियों ने अपनी मजबूत पैरवी से कोर्ट में आरोपियों की पैरवी को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। मिशन शक्ति के शुरुआती 2 दिनों में महिलाओं और मासूमों के साथ दरिंदगी और हत्या के 11 मामलों में 14 आरोपितों को फांसी की सजा दिलाई गई है। इसके अलावा ऐसे 11 मुकदमों में 20 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति योजना के पहले 2 दिनों के दौरान महिलाओं और बाल अपराधों के 11 मामलों में 14 आरोपियों को फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा दिलाई गई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आरोपियों को सजा दिलाने से ही कानून का राज स्थापित किया जा सकता है। 11 मामले में 14 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई, वहीं 5 मामलों में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 8 मामलों में 22 अभियुक्तों के कारावास और जुर्माने की सजा दी गई। ये सभी आरोपी महिला और बाल अपराध में लिप्त थे। साथ ही 2 दिनों में गुंडा एक्ट के तहत 101 आरोपियों को जिला बदर किया गया। सोमवार को 28 मुकदमों में 30 आरोपियों के खिलाफ पत्रावली सत्र न्यायालय पहुंच गई, जिनमें विचारण शुरू नहीं हो पा रहा था। इस अभियान के तहत 347 आरोपियों की जमानत निरस्त की गई। सरकार का साफ निर्देश है कि दुष्कर्म के मामलों में कड़ी पैरवी कर आरोपियों को फांसी की सजा सुनिश्चित कराई जाए। उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा देने वाला नंबर 1 राज्य बन गया। राज्य में मिशन शक्ति 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके तहत अपराधियों को सजा और महिलाओं को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता का असर दिखाई देने लगा है। आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ जंग में जीतता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ एक्टिव केस कम हो रहे हैं, बल्कि हर दिन मिलने वाले मामलों में भी कमी दर्ज की जा रही है और रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर चला गया है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2000 से भी कम मामले दर्ज किए गए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कुल 1746 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि इससे कहीं अधिक 3093 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस दौरान कुल 28 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। यूपी में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महज 31,495 रह गई है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसके बावजूद लखनऊ फिलहाल एक्टिव केस में टॉप पर है। पिछले 24 घंटों में लखनऊ में कुल 247 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 364 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान कुल 6 लोगों की मौत भी हुई कोरोना की वजह से। अब तक लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 824 हो गई है। यहां अब कोरोना के कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3664 है। कुल हमारे संक्रमण की संख्या, एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या गिर रही है और आज ये संख्या एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की घट करके 31,495 हो गई है। तो जो हमारा पीक आया था 17 सितंबर को 68,235 का, उससे ये 36,740 अब कम हो गया है। और जो पीक इन्फेक्शन केसेस थे 17 सितंबर को, उससे अब लगभग 54% केसेस कम हो गए हैं। सितंबर से ये गिरनी शुरू हुई। सितंबर में ये 4.6% अगस्त से गिर करके 4% हो गई और अक्टूबर में ये 4% से गिर करके इस समय 2.1% है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना के सक्रिय केस लगातार गिर रहे हैं और रिकवरी रेट 90% से भी ज़्यादा पहुंच गया है। हालांकि सर्दी के मौसम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए सरकार ने लोगों से अधिक सावधानी बरतने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत बनाए गए सामुदायिक शौचालयों पर केयर टेकर की तैनाती होगी। सरकार ने फैसला किया है कि इनके संचालन का जिम्मा महिलाओं को सौंपा जाएगा। इसके एवज में उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह वेतन
और 3,000 रुपए शौचालय में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की खरीदारी और रखरखाव के लिए दिए जाएंगे। प्राथमिकता के तौर पर शौचालय के रखरखाव का काम स्वयं सहायता समूहों के हवाले करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इन शौचालयों की देखरेख के लिए स्वयं सहायता समूह के एक महिला को चुना जाएगा, जिसे हर महीने 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा, जिससे वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके। इसके अलावा उन्हें शौचालय की साफ सफाई और रखरखाव में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की खरीदारी के लिए भी हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और मनरेगा के तहत बनाए गए नवनिर्मित सामुदायिक शौचालयों और पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है। साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ सफाई के लिए स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे संचालन का जिम्मा दिया जाएगा। 2, 4, 6, 10 और 12 सीट वाले इन सामुदायिक शौचालयों में स्नान की भी व्यवस्था होगी। इनका इस्तेमाल करने वाले से ग्राम पंचायतें या उनकी ओर से अधिकृत स्वयं सहायता समूह निर्धारित शुल्क भी वसूल करेगा। यूपी के बांदा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे का शव पड़ोस के घर में मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद से परिजनों में खासा आक्रोश और शोक व्याप्त है। परिजनों के द्वारा पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला बांदा जनपद के बिसंडा थाना क्षेत्र के चौसड़ गांव का है, जहां एक मासूम बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है। 8 वर्षीय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और खेलते हुए अचानक वहां से लापता हो गया। जैसे ही लोगों को इस विषय में जानकारी मिली तो बच्चे को पूरे गांव में ढूंढना शुरू कर दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि देर रात जब बच्चा नहीं मिला तो उन लोगों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस द्वारा अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। भी हमें लड़का रात भर न मिला। सवेरे पास के ही घर से एक औरत ने उसके चप्पल दिखाया तो हम चप्पल पहचान गए। जब वहाँ पे देखा तो पैरा के नीचे लाश दबी थी। अभी जो घटना हुई वो शीश काटने वाली बात कह रहे ना, वही ना जी, शीश काटने वाली वो उनका व्यक्तिगत संबंध था और तुम्हारा का दूसरा सिरा होगा। उस घटना कोई नहीं दे सकता मुझे उसकी जानकारी, लेकिन फिर भी वो घटना अपने आप व्यक्तिगत थी, उसी घटना संबंध नहीं था। में ये हुई तो इसके लिए हम लोग। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र में आज एक 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है उन सभी लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। बातचीत कर रहे हैं, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अतिरिक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें संलिप्त है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरे सब लोगों से बात कर ली है, उनके परिवारजनों से बात कर ली है, सब लोगों को आश्वासन दिया है, सब लोगों को भरोसा भी है और जैसी कार्रवाई होगी आपका। इस पूरे मामले में पूछताछ और जांच करने में पुलिस जुटी हुई है और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने की भी बात कर रही है।
राज्य सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठा रही, बावजूद इसके भूमाफिया अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जालौन का है, जहां भूमाफियाओं ने एक वृद्ध महिला समेत उसकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया और जबरदस्ती जमीन अपने नाम करा ली। सदमे और मारपीट के कारण एक बहन की मौत हो गई। मामला जालौन के उरई थाना इलाके का है, जहां भूमाफिया ने पहले तो डरा धमकाकर एक वृद्ध महिला से जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो बुजुर्ग महिला और उसकी 2 बेटियों को अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती उनकी ज़मीन का बैनामा करवा दिया। इस सदमे से वृद्ध महिला की एक बेटी की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया के संज्ञान में आने पर आनन फानन में कुल 6 लोगों के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। घर से उठा ले गए 12 बजे। कौन लोग? कपड़े परे थे, ऐसे कपड़े में मुँह दाब के लगे, हमने एक जगह इल्ला परे आंखें बांध ली और एक लोग हमको दाबे रहे और एक ने गाड़ी चला ली, एक पीछे बैठ गया और हमारे कोई घरे नहीं आता। हम खेत में थे, अपनी तिल्ली रखा रहे थे। सतगन का लड़का आया विकास, उसने कही हमें कचरियाँ खाने, तो फिर उसने फ़ोन लगा दिया, गाड़ी आ गई 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर में हमें डाल लिया और वो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनने मुंह हमें दाब दिया, आंखें मीच ली, अगर ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हें कट्टा अड़ा दूँगी। तो वो चले गए, लेके भाग गए। एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज़ पे अंगूठे इत्यादि लगवाए हैं। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला ने बताया कि भूमाफिया उसे और दोनों बेटियों को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए थे और जबरदस्ती उनकी जमीन अपने नाम करवा ली। किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर पीड़ित परिवार पुलिस तक पहुंचा। हालांकि यहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। जबरन जमीन अपने नाम करवाने को लेकर जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके विरुद्ध पहले भी कई केस दर्ज हैं। झांसी पुलिस की टीम ने अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस दौरान 12 सटोरियों को भी पकड़ा है। पुलिस ने सटोरियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की। आरोपियों में कई राज्यों के सटोरिये शामिल थे, जो IPL को लेकर सट्टा लगा रहे थे। झांसी पुलिस, SOG और साइबर टीम ने IPL में सट्टा लगाते 12 सटोरियों को गिरफ्तार किया। ये सभी सटोरिये IPL पर इंदौर से सट्टा लगाते थे। ऑनलाइन ऐप के जरिए मोबाइल फोन पर बातचीत कर हर गेंद पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए 12 सटोरियों के पास से 29 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 81,000 रुपये और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पूरा अवैध कारोबार सिपरी बाजार स्थित एक किराए के मकान में चल रहा था। IPL मैच को लेकर के सट्टा खेलते हुए लगभग 12 लोग आज कल रात गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 29 मोबाइल, 4 लैपटॉप और कुछ पर्चियां मिली हैं जो बाई नेम जो सबूत हैं कि इनसे इन्होंने पैसा लिया। साथ ही 81,200 रुपये नकद इनके पास से बरामद हुआ और 12 लोग आज गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। झांसी पुलिस को लगातार IPL में बड़े स्तर पर सट्टा का कारोबार होने की सूचना मिल रही थी। इसको लेकर आला अधिकारी ने सटोरियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस टीम को सूचना मिली कि थाना सिपरी बाजार क्षेत्र स्थित एक स्कूल के पीछे एक मकान में बड़े स्तर पर सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। कोरोना महामारी के बीच करीब 7 महीने बंद रहने के बाद स्कूल और कॉलेज एक बार फिर खुल गए हैं। सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश अचानक अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज पहुंचे और इस बात का जायजा लिया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के छात्रों से संवाद भी किया। जिलाधिकारी ने कई छात्रों के बिना अभिभावकों की लिखित अनुमति के स्कूल आने पर कड़ी नाराजगी जताई और स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर कार्रवाई के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अभिभावक की लिखित अनुमति के विद्यालय में छात्रों के आने या प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर एपिडेमिक एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने गई यूपी पुलिस को बैरंग वापस लौटना पड़ा। पंजाब जेल के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार अंसारी को कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित बताया और उसे 3 महीने का बेड रेस्ट की सलाह दी है। इसी आधार पर मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस नहीं आ पाई।
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी और पंजाब की सरकार के बीच मामला फंस गया है। यूपी पुलिस मुख्तार को वापस लाना चाहती थी। पुलिस कोर्ट का ऑर्डर लेकर जब उसे लेने गई तो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सौंप दी। पंजाब सरकार के मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने का बेड रेस्ट बताते हुए भेजने से इनकार कर दिया। मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसे डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन सहित कई गंभीर बीमारियां हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुख्तार को 3 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला दर्ज है। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस प्रोडक्शन वारंट लेकर रोपड़ गई थी। मुख्तार को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश करना था, लेकिन यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। माफियाओं पर यूपी सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में उसकी संपत्ति को या तो सीज किया जा रहा है या उसे फिर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर में मुख्तार के करीबियों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में सीएम योगी ने जहां इस बात के निर्देश दिए कि किसानों का धान समय पर खरीदा जाए, वहीं उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपते हुए कहा कि डीएम ये सुनिश्चित करें कि किसानों को पूरा समर्थन मूल्य मिले। यूपी में चल रही धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया। सीएम योगी ने कहा कि राज्य में धान क्रय में किसानों को उचित समर्थन मूल्य दिलाने के लिए अब जिलाधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्हें कहा कि किसानों के धान की समय से खरीद और पूरा समर्थन मूल्य मिले, ये हर जिले के जिलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। सीएम योगी ने कहा कि कहीं से भी अगर लापरवाही और काम में ढिलाई की खबर आती है तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। गत वर्ष हमारी सरकार ने सीधे किसानों से किया, उसमें 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम लोगों ने विगत वर्ष किया। इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान क्रय के केंद्र संचालित हो चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और शेष अन्य क्षेत्रों में भी 1 नवंबर से हम लोग धान के क्रय केंद्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम लोगों ने प्रारंभिक रूप से 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। इससे अधिक भी हम लोग क्रय करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने धान खरीद को लेकर अब तक आंकड़ा भी जारी किया। आंकड़ों के अनुसार यूपी में अब तक 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक 10,000 मीट्रिक धान की खरीद हो सकी थी। सरकार ने धान खरीदने की पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को आधार कार्ड और जमीन के कागजात से जोड़ा है। बिचौलियों की भूमिका को भी अब पूरी तरह से खत्म किया गया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस पर 21 अक्टूबर को इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों के परिवार को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी अमेठी के शहीद मुख्य आरक्षी जितेंद्र के परिवार को भी सम्मानित करेंगे। शोक परेड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित करेंगे। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुरूप परेड और कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुलिसकर्मियों के कल्याण की योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के चक गजरिया में बन रहे कैंसर संस्थान के ओपीडी के उद्घाटन को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कहा कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों के मामले में भी प्रपंच और धोखा कर रही है और पुरानी सरकारों के काम को अपना गिना रही है। सपा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को 3 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सकी। प्रदेश सरकार केवल पुरानी सरकारों के समय के हुए काम को अपना बताने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से लेके आज तक सिर्फ समाजवादी द्वारा किए हुए कामों का फीता काट रही है। समाजवादी ने जो जो काम किया है उसका फीता काटने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त रहती है। 3.5 साल हो गए, एक काम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं किया जिसको खत्म करके उन्होंने उसका फीता काटा होता। इसी क्रम में आज कैंसर हॉस्पिटल जो समाजवादी सरकार बना के गई थी, 3.5 साल से बना खड़ा था, आज उसका फीता मुख्यमंत्री जी काटने जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, समाजवादियों द्वारा किया हुआ काम आज भी बोलता है और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे बोलते हैं। वो सिर्फ समाज के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का विकास करते हैं। समाजवादियों ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया है कि आज तक उनका काम बोलता है, समाजवादियों का काम बोलता है। और उसी क्रम में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूम घूम के उत्तर प्रदेश में चारों तरफ समाजवादी किए हुए कामों का सिर्फ फीता काट रहे हैं। आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश में मोदी सरकार नाम बदलने में माहिर है। मेट्रो, दूसरों के पूर्वज सरकारों के काम जो किए गए उनके नाम बदल दो,
ऐसे काम नहीं चलेगा। आखिर अपने काम कब बताओगे कि योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने ये काम किया? पूर्व सरकारों ने जो काम करके गए हैं उनके नाम बदलने से, जिले के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। संगम नगरी में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने ई इन्फॉर्मर क्लिक एंड पोस्ट सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत पुलिस ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से पुलिस को अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी दे सकता है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयागराज पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर 9918101617 जारी किया है। इस नंबर पर फोन करके कोई भी व्यक्ति गोपनीय तरीके से वीडियो और ऑडियो, एसएमएस, व्हाट्सएप और फोटोग्राफी के जरिए पुलिस को अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी बतौर इन्फॉर्मर यानी मुखबिर शेयर कर सकता है। इससे पुलिस को न केवल अपराध को जल्द खत्म करने में मदद मिलेगी बल्कि अपराधियों के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। प्रयागराज पुलिस अपराध से और अपराधियों से लड़ने के लिए कृत संकल्प है। इसी योजना के तहत पब्लिक से जुड़ने के लिए, पब्लिक से समाचार लेने के लिए, किसी भी तरह की चीज़ें हों, अगर किसी को भी लगता है कि यह सूचना पुलिस तक पहुंचाई जानी चाहिए, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उस तरह की सूचनाओं को हम लोग पब्लिक से आमंत्रित कर रहे हैं। इस हेतु हमने ये इन्फॉर्मर सेवा हमने जारी की है। इसमें हमारा मकसद है कि हम लोग प्रयागराज को अपराध मुक्त बनाएं, अपराधियों के ऊपर धरपकड़ करें और उनको जेल भेजें। इस योजना का लाभ खास तौर पर महिला संबंधी अपराधों में मिल सकता है। छेड़खानी और हिंसा की शिकार महिलाएं अगर पुलिस अधिकारियों थाने चौकी तक जाने में संकोच करती हैं तो वो पुलिस की ओर से जारी इस व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकती हैं। इसके साथ ही किसी भी इलाके में लोग अपराध को लेकर भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं। जिस तरह सभी दरगाहों पर उर्स की तैयारियों के सिलसिले में पचम कुशाई का आयोजन होता है, उसी कड़ी में विगत वर्षों की तरह इस साल भी हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह दादा मियाँ के 113वें उर्स मुबारक की तैयारियों के मद्देनजर पचम कुशाई का आयोजन हुआ। अभी तो बाकी जो रंगाई है, लोग ये सब इंतजाम चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, रंग भी हो रहा है, लंगर का इंतज़ाम की तैयारी चल रही है। बाकी जैसा प्रशासन अलाउ करेगा, इजाज़त देगा, वैसा लोग आएंगे जाएंगे। अगर वो इजाज़त नहीं देगा, कम लोगों की इजाज़त देगा, तो बाहर के मेहमान नहीं आ पाएंगे, लोकल लोग ही शरीक हो पाएंगे इसमें। नवरात्र के चौथे दिन मां श्री दुर्गा के चतुर्थ रूप यानी देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। मां कुष्मांडा आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की देवी हैं। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है। इस दिन माता की पूजा से भक्तों को अपार कृपा मिलती है। माता कुष्मांडा तेज की देवी है। इन्हीं के तेज और प्रभाव से 10 दिशाओं को प्रकाश मिलता है। मान्यता है कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कुष्मांडा की देन है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप मंद मंद मुस्कुराहट वाला है। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तो देवी भगवती के इसी स्वरूप ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सृष्टि की रचना की थी। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में माना गया है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल देवी के इसी स्वरूप में है। देवी कुष्मांडा के इस दिन का रंग हरा है। माँ के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। वहीं 8वें हाथ में जपमाला है, जिसे सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली माना गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसीलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक नष्ट हो जाते हैं। माँ सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। माँ भगवती का चौथा स्वरूप यानी कि देवी कुष्मांडा भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती है। यदि सच्चे मन से देवी का स्मरण किया जाए और स्वयं को पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर दिया जाए तो माता कुष्मांडा भक्तों पर अति शीघ्र कृपा करती है। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है।
यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।